आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज द सेल। ठीक है, हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर डिटेल में देख लिए। क्लियर? व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हमने बचपन से ही क्या पढ़ा है? लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। ठीक है, कि लिविंग चीज़ें कौन सी है और नॉन लिविंग कौन सी है। हम बचपन में पढ़ते थे ना कि ह्यूमन, इंसेक्ट, एनिमल्स, ये सब क्या है? लिविंग है। और नॉन लिविंग पेन, टेबल, पेंसिल्स। ठीक है, You must have wondered and asked yourself, ठीक है, what is it that makes organism living? अब आपने कभी ना कभी तो ऐसे सोचा होगा, ऐसा तो हम में क्या है जो हम लिविंग है, और ऐसा तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या नहीं है जो वो लिविंग नहीं बन पा रहे। ठीक है, what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? ठीक है, ऐसा तो लिविंग थिंग्स में क्या है? अब इसका आंसर क्या है? The answer to this is the presence of the basic unit of life. क्या होता है लिविंग थिंग में? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? यानी द सेल्स। द सेल, जिसमें सेल प्रेजेंट है। पूरी बॉडी हमारी भी किससे बनी हुई होती है? सेल में। जिसमें सेल प्रेजेंट है वो लिविंग है। क्लियर? आपको इतना माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है, जिसमें सेल प्रेजेंट है वो सब लिविंग है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होगा? सेल। क्लियर इतना सबको? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते? सेल से बने हुए होते। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। हमने ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर्स में यूनिसेल्यूलर देखा था और मल्टी सेल्यूलर देखा था। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने हुए। ठीक है, अब वो सिंगल सेल ही सब कुछ करेगा, बेसिक फंक्शन करेगा, डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा। ठीक है, एक सिंगल सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। ऑफकोर्स हम कैसे बने हैं? मैनी सेल से बने। हमारे में एक सेल है क्या? नहीं, मिलियंस ऑफ सेल्स है। ठीक है, एंड आर कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर सबको इतना? अब हमको देखना क्या है इस चैप्टर में कि ये सेल क्या है। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज अ सेल? क्या है ये सेल? ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनते हैं, ठीक है, उनके पास कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो एक ही सेल सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसको उसके लिए दूसरा कोई सेल नहीं चाहिए, वो एक ही बहुत है अपने लिए। ठीक है, वो एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी जो एक सेल से कम है, जैसे हम देखेंगे सेल्स में भी इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एक सेल कंप्लीट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कि सेल में क्या क्या होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम हो गया, तो क्या वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते? वो एक अपने में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते? नहीं। एक एटलीस्ट हमको एक सेल तो होना ही चाहिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। क्लियर सबको इतना? Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism. Okay? सबको पता है, ये हमने बचपन में से पढ़ा है। सेल तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब आते हैं हम मेन पॉइंट में जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंटोन वॉन, आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। ठीक है, सबसे पहले किसने देखा है आपको वो याद रखना है। फिर रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। क्लियर? ये सब आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत बार बने। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ ना, तब हमको क्या पता चला? पूरी स्ट्रक्चरल डिटेल सेल में, कि सेल में और अंदर क्या क्या होता है। ऑफकोर्स सेल ही इतना छोटा होता है, तो उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, तब जब वो डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ, तब क्या हुआ? सारे स्ट्रक्चर देख पाए हम सेल के अंदर क्या क्या होता है। क्लियर सबको इतना? अब हम देख रहे हैं सेल थियरी। इन 1838 मैथियस कैल्विन, वो कौन थे? बॉटनिस्ट थे, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स।
ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया, वो बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने सारे टाइप के प्लांट्स को एग्जामिन किया। उसमें क्या देखा उन्होंने कि वो जो प्लांट्स है वो किससे बने हुए होते, सेल्स से बने हुए होते, ठीक है। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, सेल्स आगे बन के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, सबको पता है। टिश्यू आगे जाके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, सबको पता है ये वाला, ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर स्वान, वो कौन थे, जूलॉजिस्ट, ऑफ कोर्स वो जूलॉजिस्ट किसकी स्टडी करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब उसने क्या बोल दिया था कि जो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल है उसके ऊपर क्या होती है, थिन लेयर होती है, बट आज उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर सबको इतना। He also concluded, based on his studies on plants tissue, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. उन्होंने तब क्या बोला कि जो सेल वॉल होती है ना वो किस में सिर्फ प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में, ठीक है। वो एनिमल्स में एब्सेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। सिर्फ हमको प्लांट सेल में ही क्या मिलेगा, सेल वॉल। तो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का क्या, कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सबको क्लियर। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of the cell. सबको ये क्लियर है कि पूरी प्लांट्स की बॉडी और एनिमल्स की बॉडी किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी होती है और उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बिना क्या नहीं बन सकता, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, ठीक है। Skeleton and Swan together formulated a cell theory. Okay, उन्होंने क्या बनाई, cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. अब इस theory में से हमको क्या नहीं पता चला कि new cells कैसे बनते, ठीक है। हमको पता है कि इस सेल में ये है, सब सेल, इतने सारे सेल्स होते हैं, बट इस थियरी में से हमको ये नहीं पता चला कि सेल्स न्यू कैसे बनेंगे, ठीक है। तो रॉडोल्फ विर्चो कौन से ईयर में, इन 1855 में फर्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, याद रखना इसका मतलब क्या है। जैसे ये पहले वाला सेल है, उसमें से ही कैसे माइटोसिस या मियोसिस हम आगे देखेंगे डिविजन्स कैसे होते हैं, उसमें से ही सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से ही सेल है उनमें से ही न्यू सेल्स बनेंगे। क्लियर सबको। हम उसको क्या बोलते हैं, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेटन एंड स्वान टू गिव द सेल थियरी अ फाइनल शेप। तो फाइनल शेप हमको आज क्या, फाइनल शेप दिया, किसने दिया, विर्चो ने। सबको याद रखना है। तो क्या दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से हमको ये तो पता था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सबको पता है कि सेल से बना हुआ होता है ऑर्गेनिज्म और उसके प्रोडक्ट से बना हुआ होता है। फिर हमको आगे क्या मिला कि सारे सेल्स जो न्यू बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से ही सेल है उनसे बनते हैं। क्लियर सबको इतना। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, अभी हम देखेंगे, पहले ओवरव्यू देखेंगे सेल को। इन सारे जो अभी हम ओवरव्यू में देखेंगे ना यहाँ पे, उन सारे स्ट्रक्चर को हमको डिटेल में 1 बाय 1 देखना है। तो कोई आपको नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको उसको डिटेल में देखना है, ठीक है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पील एंड और ह्यूमन चिक। अभी हमने लोअर क्लास, ये लोअर क्लास की बात कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी ओनियन पिल और ह्यूमन चिक के सेल देखे माइक्रोस्कोप में। अगर आपने नहीं भी देखे तो हम फिर से एक बार उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पिल और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। चलो हम फिर से बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं द ओनियन सेल की। द ओनियन सेल विच इज़ टिपिकली अ प्लांट सेल। ऑफकोर्स ओनियन क्या है, प्लांट में ही होगा, ठीक है। उसमें हमको क्या देखने मिलता है, हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। ऑफकोर्स हमको सबको पता है कि प्लांट सेल की यूनिक कैरेक्टर क्या है,
कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो हमने जब ओनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो हमको क्या मिला, पहले आउटर बाउंड्री में तो सेल वॉल मिली। सेल वॉल के जस्ट नीचे, जस्ट विथ इन इट द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या मिली हमको, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर सबको इतना? किसकी बात हो रही है? ओनियन सेल की। ओनियन सेल में क्या मिला हमको, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री में सेल वॉल, उसके नीचे जस्ट सेल मेम्ब्रेन। क्लियर इतना सबको? द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब ह्यूमन सेल, ह्यूमन चिक में क्या होता है बताओ, ह्यूमन चिक में क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर सबको इतना? डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर यानी वो सेल को लिमिट करती है वहाँ पे, उससे बात कुछ नहीं होगा सेल में, ठीक है, वो आउटर मोस्ट है। क्लियर सबको इतना? इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और क्या होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता है। हम न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये सेल है, उसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्लियर? दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम होंगे। आपको ऐसे हाईलाइट करके यहाँ पे ऐसे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे क्रोमोजोम होंगे। क्या होंगे, क्रोमोजोम। विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल डीएनए। इस क्रोमोजोम पे ही क्या होगा, डीएनए, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल है। ये सब कुछ हम न्यूक्लियस इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू, ये क्या है, टॉपिक का नाम ओवरव्यू ऑफ सेल है, तो सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। क्लियर? सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक। अब जिनके पास जो सेल के पास न्यूक्लियस है, ऐसे पैक्ड न्यूक्लियस यानी एनवोलप के साथ न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस है, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? वेयर सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब ऐसे सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी न्यूक्लियस के पास ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। हमने ये सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या है, यह आपको फिर से बता दिया, ठीक है। क्या होता है और यूकैरियोटिक, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और जिनके पास नहीं होता उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। क्लियर? इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, जैसे ये सेल है, ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, पूरे सेल में क्या होगा, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड होगा। ठीक है, क्लियर सबको इतना। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी। जो ये फ्लूइड है ना, जो सेल के अंदर ये फ्लूइड है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, वहाँ पे ही सारी एक्टिविटीज़ होगी, सेल्यूलर एक्टिविटीज़। ठीक है, दोनों में, ये दोनों की बात हो रही है, प्लांट की बात भी हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है, दोनों सेल में ये कॉमन है साइटोप्लाज्म। क्लियर? वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेज। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, हम आगे देखने वाले हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में सब कुछ, बहुत कुछ होने वाला है, हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, आपको पर बेसिक पता होना चाहिए। हमने क्या क्या देखा, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो सकता है, यूकैरियोट की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे साइटोप्लाज्म होगा, यानी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, फ्लूइड वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्लियर? Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called as organelles. अब बोलो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट सेल की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस तो देख लिया, बट यूकैरियोटिक सेल्स के पास और भी स्ट्रक्चर्स होते, और भी ऑर्गेनल्स होते, तो कौन से हो सकते हैं, किसकी बात हो रही है, यूकैरियोट। क्लियर? प्रोकैरियोट में ये सब नहीं होगा, तो कौन से हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, होता ही है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, लाइजोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, माइक्रोबॉडीज होगी, वैक्यूल्स होंगे। किसकी बात हो रही है, ये यूकैरियोटिक सेल्स की। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। तो हमको प्रोकैरियोटिक में ये सब कुछ नहीं देखने मिलेगा, ये किस में देखने मिलेगा हमको, सिर्फ यूकैरियोट्स में। क्लियर इतना सबको?
राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। अब राइबोसोम वो ऐसा है जो पर उनके पास नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, यानी उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बट वो दोनों में मिलेंगे। किस में दोनों में? यूकैरियोट में भी, प्रोकैरियोट में भी। क्लियर था? तो within the cell ribosome are not only in साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विथ इन द टू ऑर्गेनल्स। सिर्फ हमको ये राइबोसोम में वो ऐसे साइटोप्लाज्म में नहीं मिलेंगे, और भी जगह पे मिलेंगे। तो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? सबको पता है, हमने बचपन में फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पूरा होता है। हम डिटेल में वही चैप्टर में देखेंगे, बट इस चैप्टर में हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो डिटेल में नहीं देख पाएंगे। हम आगे वाले चैप्टर फोटोसिंथेसिस वाले में डिटेल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है। पर यहाँ पे आपको बेसिक होना चाहिए कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में तो होंगे ही होंगे, और कहाँ होंगे? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पे, और रफ ईआर। अब आप बोलोगे रफ ईआर क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो दो टाइप का होता है, एक स्मूथ, एक रफ। इसी चैप्टर में हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक का नाम ही क्या है? ओवरव्यू। तो आपको ये ओवरव्यू मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं समझना कि ये वाले हमको समझ नहीं आ रहे, ऑर्गेनल्स क्या होता है ये सब हमको समझ नहीं आ रहे, क्योंकि ये सब तो अभी हमको डिटेल नहीं पढ़ने वाले। ठीक है। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम। अब एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम। वो सेंट्रोसोम क्या होता है हम देखेंगे। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हमने देखा ना, अभी एक सेल में से ही दो सेल्स बनेंगे, तो ये सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? सेंट्रोसोम। हम ये भी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे कि सेल्स, एक भले ही सेल है, बट इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? वो साइज़ में अलग हो सकते हैं, शेप में अलग हो सकते हैं, उनका काम, एक्टिविटीज़ भी अलग हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल ओनली 2.3। अब आप बोलेंगे 0.3, माइक्रोप्लाज्म इतना छोटा है ना, हम देखेंगे भी कंपेयर करके, 0.3 न्यूएम। ठीक है, इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5। अब आप बोलो कि माइक्रोप्लाज्म इतना छोटा है, तो इसीलिए हमने देखा होगा। हम आगे जाके देखेंगे, अगर आप हायर क्लास में जाते हो, जैसे आपको एडमिशन मेडिकल मिल जाता है, तो आप देखोगे माइक्रोप्लाज्म में से कितनी सारी डिसीज़ होती है। आप देखोगे इतना छोटा ना, तो इतनी सारी टैबलेट्स सब उस पर काम भी नहीं करती है। वो सब भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आगे। तो आप याद रखना माइक्रोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अब आप बोलोगे एक सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच कितना बड़ा है? ठीक है, लार्जेस्ट क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच। क्लियर। अमॉन्ग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ब्लड सेल्स कितने साइज के होते हैं? तो आपको 7 न्यूएम याद रखना है। नर्व सेल्स कितने होते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से? तो नर्व सेल्स। सेल्स ऑल्सो वेराई ग्रेटली इन देयर शेप। तो उनका शेप भी अलग हो सकता है। कोई कोई डिस्क शेप का होता है, पॉलीगोनल का होता है, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, और इवन इरेगुलर। हम देखेंगे इरेगुलर वाले भी। द शेप ऑफ सेल में बी वेराई विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ऑफकोर्स वो फंक्शन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देख सकते हो आप, ये ब्लड सेल है तो इनका शेप कैसा है? बाइकॉन्केव। ठीक है। वाइट ब्लड सेल है, इनका कैसा इरेगुलर शेप है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमोबॉइड। ठीक है। कॉलमनर, देखो एक कॉलम्स के जैसे अरेंज है, इसलिए हमने इनको क्या दिया नाम? कॉलमनर एपिथेलियल सेल। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? नर्व सेल्स। ये सब आपको सेल्स भी डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल।